नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और उम्मीद करता हूं दोस्तों एग्ज़ाम की गर्मी आप महसूस कर रहे होंगे। जी हां दोस्तों, आपके जो भी साथी अभी महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी में है उनका एग्ज़ाम तो चल ही रहा है, एग्ज़ाम वो दे रहे होंगे और उनके पेपर भी आपने देखे होंगे। तो कहीं ना कहीं उस पेपर से आपको कुछ आइडिया ज़रूर लगा होगा। और अगर अभी तक आपने वो पेपर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको चेक ज़रूर कर लीजिए। मैं भी वो चीज़ें जो है वो जो पेपर है वो आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ, चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। कारण क्या है कि देखिए, एग्ज़ाम जो भी हो एक पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का ही हिस्सा है जो है अब महाराजा स्टेट यूनिवर्सिटी के यानी कि महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो परीक्षा का प्रारूप है, प्रश्न पत्रों की जो आप बोल सकते हैं प्रकृति है, नेचर है, वो समान होने की पूरी संभावना होती है। और जो मैंने ऑब्जर्व किया, पिछले 2 पेपर मैंने देखे हैं, 3rd सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो आपका क्रिएटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं आज के पेपर की जो कि था हमारा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी यानी कि लिंग विद्यालय और समाज का। एनालिसिस करने पे मुझे ये पता चला है कि तकरीबन सेम ही पेपर है जिस प्रकार का पेपर हमारे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में आया करता है। तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि अगर जो पेपर इस बार यहाँ आया है उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में भी रिपीट होने की पूरी संभावना है। और वैसे भी हम लोग इसके एनालिसिस तो कई बार कर चुके हैं, कई बार मैंने आपको बताया भी है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ठीक से तैयार कर लेते हैं तो आपको इवन कोई किताब भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग आमतौर पे इतना समय आपके पास नहीं होता। लेकिन हाँ, किताबें अगर आप पढ़ते हैं तो उससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप आखिरी समय पे तैयारी कर रहे हैं तो इधर उधर परेशान होने से ज़्यादा बेहतर है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो है आप कर लें, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे जो टॉपिक्स आए उनको अच्छे से तैयार कर लें। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं उनके सॉल्यूशन मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां जाकर चेक भी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। दूसरा, मैं अभी आपके साथ में यहाँ रिविज़न कर देता हूँ और फिर यूनिट वाइज जो है सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन जो हैं वो भी आपको आपके साथ में डिस्कस कर लेते हैं। तो फटाफट से एक रिवीजन करते हैं क्विकली कि देखिए किस तरह का क्वेश्चन आया था और हम किस क्वेश्चन को जो है बार बार देख रहे हैं रिपीट होता हो। तो पहला प्रश्न ले लेते हैं। आप सबको पता है दोस्तों कि ये जो पेपर है वर्ष 2002 में हुआ था, यानी 2022 में हुआ था, यानी कि जो 2019 और 21 वाले बैच के लोग हैं उनका पेपर है ये। अब यहाँ पर देखते हैं, पहला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन से पहला प्रश्न है यहाँ पर कि व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन। हर बार यही प्रश्न पूछा जाता है कि भाई इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हो। तो रेगुलर क्वेश्चन पूछा जाने वाला प्रश्न है, हर बार पूछी जाने वाला प्रश्न है कि भाई समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहाँ की बिना किसी भेदभाव के एक ही छत के नीचे और समान टीचर के माध्यम से, यानी कि वही टीचर जो एक शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे को पढ़ा रहा है, वही टीचर एक सामान्य बच्चे को पढ़ा रहा है और वही टीचर एक प्रतिभाशाली छात्र को भी पढ़ा रहा है। तो बिना किसी भेदभाव के समान सुविधाओं के साथ में समान वर्ग में समान कक्षा में बैठकर सभी बच्चे जो है एक ही प्रकार की शिक्षा के अवसर को प्राप्त करें और अपना सर्वांगीण विकास करने का जो उनका अवसर है उसको प्राप्त करें। और यही उद्देश्य है समावेशी शिक्षा का, जिससे कि बिना किसी भेदभाव के हर एक व्यक्ति को समानता का अधिकार मिले और समानता के अधिकार के अंतर्गत जो शिक्षा का अधिकार आता है उसको भी सुनिश्चित किया जाए। ये इसका उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटीग्रेटेड एजुकेशन, यानी कि एकीकृत शिक्षा से आप क्या समझते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, बार बार पूछा गया और मैंने आप लोगों के साथ नोट्स शेयर किए तो वहां पर आपने देखा ही होगा। सो एकीकृत शिक्षा का अर्थ होता है दोस्तों एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहां पर स्पेशल एजुकेशन यानी कि विशिष्ट शिक्षा की जो बातें होती हैं, जो सुविधाएं उपलब्ध होती हैं छात्रों को, वो भी मिले और साथ ही साथ एक जो सामान्य विद्यालय में जो चीज़ें चलाई जा रही है, जिस तरह का पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, वो सुविधाएं भी मिले। यानी कि आप कुछ इस तरह समझाता हूँ कि जो विशिष्ट बच्चे हैं सामान्य बच्चों के साथ में ही अध्ययन करते हैं, लेकिन जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं उसके लिए विद्यालय क्या करते हैं, कुछ विशेष सुविधाएं। खासतौर पे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जैसे जो बच्चे चल नहीं सकते, व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए रैंप की व्यवस्था करना। अगर उसी विद्यालय में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कि शायद ब्रेल लिपि की मतलब ब्रेल लिपि के माध्यम से वो पढ़ सकते हैं, तो उनको भी दिया जाएगा कि वो ब्रेल लिपि से अपनी जो बेसिक एजुकेशन उसका पूरा करें, लेकिन साथ ही साथ वे
कला, संगीत, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामान्य बच्चों के साथ में सीख सके, समझ सके। एकीकृत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही था कि जिस तरह समावेशी शिक्षा सभी को अवसर देता है, लेकिन कई बार शारीरिक बाधाएं, मानसिक और जो कुसमायोजन होता है यानी कि मेल एडजस्टमेंट जो व्यक्ति का होता है कुछ इस स्तर का होता है कि कई बार जो है केवल समान कक्षा में बैठने के अवसर देने से ही उसका विकास सुनिश्चित नहीं हो सकता। तो कई बार हमें उन्हें विशेष सुविधाएं भी देनी पड़ती हैं, शारीरिक तौर पे उन्हें सक्षम बनाने के लिए कई बार उन्हें यंत्र देने पड़ते हैं, कई बार उन्हें हमें सहायक सामग्री देनी पड़ती है, जैसे कि सुनने के लिए आपका हियरिंग एड्स, देखने के लिए, पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि, इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध करानी पड़ती है, तब जाके वो सामान्य बच्चों के साथ में शिक्षा ग्रहण कर पाते। तो एकीकृत शिक्षा में कुछ इस तरह की व्यवस्था होती है। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई राइट डाउन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड, श्रवण बाधित बालकों की 4 विशेषताएं लिखी। देखिए श्रवण बाधित जो बालक होगा, दोस्तों मैं इस प्रश्न का आपका डिस्कशन कर रहा हूँ कि जो श्रवण बाधित बालक होगा ना, सबसे पहले जो श्रोता होगा, जो स्पीकर होगा, मान के लिए टीचर क्लास में कुछ पढ़ा रहा है तो कई बार आप देखोगे उन्हें बार बार रिपीट करने को कहता है। तो पहली बात आप इस तरह से पहचान सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति, कोई अधिगम करता, कोई स्टूडेंट है, अगर बार बार आपसे कोई चीज़ पूछ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसे सुनने में समस्या है। तो श्रवण बाधिता का एक लक्षण तो यही है। दूसरा लक्षण, वो कई बार जो है चीज़ों को जो है सुनने के बाद भी दूसरे से पूछता है और उस बात को सुनिश्चित करना चाहता है कि क्या यही बोला गया है। तो बार बार चीज़ों को दोहराने के लिए कहना भी कहीं ना कहीं एक लक्षण। तीसरा, कई बार बोलने वाले वक्ता के ऊपर, चाहे वो टीचर हो, माता पिता हो, दोस्त हो, उसकी ओर वो अपने कान को उस ओर दिशा में, उस दिशा की ओर झुकाता है, ये भी एक पहचान है। तीसरा, आमतौर पर उसके जो है सुनने की जो मतलब आप बोल सकते हैं सुनने की जो क्षमता होती है आम बच्चों की तुलना में कम होती है, तो वो कई बार वार्तालाप करते हुए, कम्युनिकेशन करते वक्त भी ऊंची आवाज़ में बात करता है। और इसके अलावा और भी एक कुछ लक्षण है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कानों के जो संक्रामक रोग होते हैं या कानों से संबंधित जो बीमारियां, चोट, इस तरह की चीज़ें जो होती है, ये अगर किसी बच्चे के साथ है तो कहीं ना कहीं वो जो है श्रवण बाधित हो सकता है। और कहीं ना कहीं अगर कानों के संक्रमण यानी कि कोई जो आप बोल सकते हैं कि ईयर रिलेटेड कोई डिजीज है अगर, तो भी बच्चा जो है आपका श्रवण बाधित हो सकता है। तो ये कुछ लक्षण है। प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। हाउ डू यू रिकॉग्नाइज गिफ्टेड स्टूडेंट? ये बोल रहे हैं कि भाई प्रतिभाशाली बच्चा है अगर आपकी क्लास में, तो कैसे पहचानोगे भैया? तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान तो सिंपल यही है कि भाई उसकी प्रतिभा दिखेगी। क्लासरूम में 10 बच्चे बैठे हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है, 9 बच्चे सिर झुका के बैठे, एक बच्चा जो है हाथ उठाता है और प्रश्न का जवाब देता है, वही होगा आपका प्रतिभाशाली बच्चा। प्रतिभाशाली बच्चे के अंदर जो है नेतृत्व कौशल होता है। प्रतिभाशाली बच्चा जो होता है आपका उभयमुखी होता है, यानी कि बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट होता है। जो चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती है वो लोगों के साथ में साझा करता है। हर एक चीज़ को करने में वो ज़्यादा उत्साह के साथ भागीदारी करता है। उसके अंदर हर एक क्षेत्र में अच्छा करने की ललक होती है। तो नेतृत्व क्षमता, उच्च प्रदर्शन, जो इस विषय वो सीख रहा होता है उसको बहुत ही गहराई के साथ सीखता है, उसमें हर एक चीज़ को सीखने का प्रयास करता है। आमतौर पर क्लासरूम में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसे वो बहुत जल्दी पढ़ लेता है, समझ लेता है, और एक समय के बाद जो है जब सभी चीज़ें वो पढ़ लेता है तो क्लासरूम में जो चीज़ें उसे बार बार पढ़ाई जा रही होती है उससे वो ऊब जाता है। यह भी एक बहुत प्रमुख लक्षण में से एक है। तो इस तरह की आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, मैंने जो आपको बातें बताई। इसके अलावा आगे प्रश्न में चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग डिसेबिलिटी? जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता। देखिए कई बार क्वेश्चन का जवाब जो है प्रश्न में ही छुपा होता है, तो आप जो है इस तरह से प्रश्न के उत्तर देखने का प्रयास किया करिए। अब पूछ रहा है कि अधिगम अक्षमता, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि पढ़ नहीं पाता है, पढ़ने में उसको क्षमता जो है नहीं है, पढ़ने की उसकी क्षमता नहीं है, तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग डिसेबिलिटी? तो ऐसा कोई भी छात्र, ऐसा कोई भी स्टूडेंट, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि पढ़ने की प्रक्रिया में सक्षम नहीं है, पढ़ने की प्रक्रिया वो पूरी नहीं कर पा रहा है, उसे पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ नहीं पा रहा है, उसे चीज़ें सिखाई जा रही है वो चीज़ें सीख नहीं पा रहा है। अगर सीख रहा है तो उसकी गति बहुत ही कम है, इतनी नहीं है जिससे कि हम उसे कह सकें कि हाँ इसकी गति जो है एक सामान्य बच्चे की तरह। तो लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता का अर्थ ऐसा है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी छात्र जो कि
पढ़ने की प्रक्रिया में इसका प्रदर्शन उसके दोस्तों से, उसके सहपाठियों से, उसके हम उम्र के लोगों से काफ़ी कम हो। जिन चीज़ों को एक साधारण बच्चा एक बार या दो बार में सरलता से समझ लेता है, अधिगम असमर्थ बच्चा जो होता है, जिसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, वो उस चीज़ को कई बार बताने के बाद भी नहीं समझ पाता। चीज़ों को बार बार रिपीट करना पड़ता है और उसके बाद भी वो चीज़ों को नहीं समझ पाता। तो इस तरह के बच्चे कई बार जो है अपनी सेम ही क्लास में फेल होते रहते, एक क्लास को पास करने में उन्हें 2 साल 3 साल का समय लग जाता। इस तरह की कई सारी चीज़ें जो है, इस तरह की कई सारे लक्षण जो हैं आपके अधिगम असमर्थ बच्चे में आप देख सकते हैं। अब आइए, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे पास, ये What provision have been made in NCF 2005 for inclusive? देखिए NCF 2005 में समावेशी शिक्षा हेतु क्या प्रावधान किए गए। देखिए NCF में प्रावधान संबंधी आपसे बातें पूछी जा रही है, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि NCF 2005 में शिक्षा संबंधी जो प्रावधान है वो ये है कि बोला गया है कि मतलब ये प्रावधान सुझाए गए हैं कि भाई जो शिक्षा हो बच्चों की वो मातृभाषा में, सबसे अच्छी बात ये बताई गई है। दूसरा, जो शिक्षा की आयु है उसको निर्धारित की गई है, और साथ ही साथ इस बात के ऊपर भी जोर दिया गया है कि बच्चे को निःशुल्क और उसके पास वाले स्कूल में शिक्षा दी जाए। साथ ही साथ समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये भी कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं उनको अधिकतम से अधिकतम 3 किलोमीटर के दायरे में ही जो है उनके स्कूल होने चाहिए, और इस बात को सुनिश्चित करने का काम जो है राज्य व्यवस्था, मतलब इस बात को सुनिश्चित करना राज्य सरकार का जिम्मेदारी होगा। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। व्हाट कॉम्पिटेंसीज ऑफ ए टीचर आर एक्सेप्टेड इन इंक्लूसिव सेटिंग। देखिए समावेशी स्थापना में शिक्षक की किस प्रकार की क्षमताओं को स्वीकार किया जाता है। मतलब सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है कि समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा देनी है तो एक शिक्षक के अंदर कौन से गुण होने चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि देखिए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक के अंदर जो है ऐसे गुण होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। शिक्षक के अंदर जो है तो एक समावेशी शिक्षा के गुणों में हम सबसे पहली बात बोल सकते हैं कि समावेशी शिक्षा के अंदर धैर्य होना चाहिए। एक जो शिक्षक होगा उसके अंदर धैर्य होना चाहिए, उसके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि वो बच्चों के विभिन्न आवश्यकताओं को समझ सके। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि समावेशी शिक्षक के अंदर विषयों को समझने के बाद उसके जो उसके क्लास में जो छात्र है उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें आवश्यक बदलाव करने की योग्यता भी होनी चाहिए। उसके अलावा शिक्षक के अंदर जो है विशिष्ट शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए, विशिष्ट शिक्षा की अवधारणा का उसको पता होना चाहिए। समावेशन की प्रक्रिया से भी वो मानसिक रूप से जो है परिचित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बस बोल रहे कि हाँ ठीक है आप समावेशी शिक्षक बन जाए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आप जो है समावेशन को समझते ही नहीं, समावेशन की आवश्यकता को समझते नहीं, तो कहीं ना कहीं जो एक शिक्षक होता है समावेशी शिक्षा का, उसको भी कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं कि प्रतिपादक होना चाहिए, प्रोपाउंडर होना चाहिए समावेशी शिक्षा का, यानी कि उसको समझने वाला होना चाहिए, उसको बढ़ावा देने वाला होना चाहिए एक समावेशी शिक्षक। साथ ही साथ बिना किसी भेदभाव के हर एक प्रकार के बच्चे को समान रूप से वो देखे, समान रूप से जो है शिक्षित करने का प्रयास करे, बिना किसी भेदभाव के बच्चों को जो वो सारे अवसर दे, उनके अंदर जो गुण और कौशल उनको विकसित करने का पूरा प्रयास करे, उनको सही मार्गदर्शन दे। इसमें कोई भेदभाव ना करे, कोई इस बात का अंतर ना करे कि ये लड़का है या लड़की है, ये ऊंची जाति का या नीची जाति का है, या फिर ये गरीब है या अमीर, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना करे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 8 दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नेम 4 इमोशनल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय चिल्ड्रन विद विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की 4 भावनात्मक समस्याओं के नाम लिखे। सारे क्वेश्चन अभी तक जितने देखे ना दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा कि विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की 4 भावनात्मक समस्या। देखिए विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों में हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो मानसिक रूप से जो है विकलांग बच्चे, मंद बुद्धि बच्चे, या फिर शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे हैं, मंद बुद्धि। देखिए ऐसे बच्चों में सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम इनकी बात करते हैं भावनात्मक समस्याओं की, तो सबसे जरूरी बात ये होती है, पहला पॉइंट ये होता है कि इस प्रकार के बच्चों का जो है अपने भावनाओं के ऊपर जो है पूरा जो है नियंत्रण नहीं होता। कई बार ये ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा शोर मचाने लगते हैं, कई बार गुस्सा करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं और तोड़ फोड़ करने लगते हैं।
इनको भावनात्मक अभिव्यक्ति में समस्या होती है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, ऐसे बच्चों को जो है सामाजिक रूप से समायोजन करने में, सोशली एडजस्ट करने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। और तीसरी बात, ऐसे बच्चे जो है अंधविश्वास, ऐसे बच्चों की जो एक सोच होती है कई बार जो है इतनी मजबूत हो जाती है किसी बात को लेकर, जैसे उदाहरण के लिए अगर बोल दिया जाए कि उस कमरे में मत जाना, वहाँ पर कोई डरावनी चीज़ है, वहाँ कोई जानवर है या वहाँ पर भूत रहता है, तो ये बच्चे इस बात को बहुत ही आप बोल सकते हैं इतनी गहराई से इस बात को मान लेते, इस बात का समर्थन करते हैं कि उस कमरे की ओर नहीं जाते, और अगर कोई जाता भी है तो उस पर वो नाराज हो जाते हैं। तो ये प्रमुख लक्षणों में से एक है कि मतलब इनके अंदर किसी अंधविश्वास, किसी मान्यता को लेकर दृढ़ता होती है। दूसरा, ये अपने संवेग को लेकर नियंत्रित नहीं होते। तीसरा पॉइंट, समाज में समायोजन में इनको समस्या होती है, और कई बार ये जो अपनी बातें बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल पाते। कई बार जो चीज़ें वो व्यक्त करना चाहते हैं वो सही प्रकार से, सही भावनात्मक प्रकार से वो व्यक्त नहीं कर पाते। तो भावनात्मक संवेग बहुत ज़्यादा होता है, कई बार बहुत ज़्यादा गुस्सा, कई बार बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाते हैं। तो इस तरह के पॉइंट जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्कॉलस्टिक बैकवर्डनेस? शैक्षिक पिछड़ापन से आप क्या समझते हो? देखो, शैक्षिक पिछड़ेपन की बात करते हैं, यानी कि जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी छात्र, ऐसा कोई भी बालक जो कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया है, कारण उसका कुछ भी हो सकता है। अगर वो उसके हम उम्र बच्चों को, उसी के क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की उसी की उम्र के जो बच्चे हैं, अगर उसका प्रदर्शन उसकी तुलना में, उनके हम उम्र बच्चों की तुलना में कम है, तो उस बच्चे को हम शैक्षिक रूप से पिछड़ा बच्चा कहेंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा क्लास 2 में पढ़ता है और वह 2 साल 3 साल लगातार क्लास 2 में फेल हो रहा है, तो हम कह सकते हैं यह बच्चा जो है शैक्षिक रूप से पिछड़ा है। कारण कुछ भी हो सकता है शारीरिक परेशानी हो, मानसिक परेशानी हो, कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो, घर पर कोई समस्या हो, सामंजस्य की कोई समस्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर बच्चे की जो शैक्षिक उपलब्धि है, यानी कि जो पढ़ने की जो प्रक्रिया है, उसमें जो प्रदर्शन है, अगर उसी की उम्र के, उसी के क्लास के बच्चों की तुलना में बहुत निम्न है, बहुत कम है, तो हम ऐसे बच्चे को शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे कहते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन? देखिए, समावेशी शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा में क्या अंतर है? दोस्तों, अगर इसका PDF अगर आपको चाहिए ना, तो आप मुझे कांटेक्ट करिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप आ सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। बट प्लीज़ चैनल पर आकर आप हमें ये मत कहिए कि मैं किसी दूसरे चैनल वाले या किसी दूसरे एजुकेटर की जो नोट्स आपको दूँ, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता है। मेरे पास मेरे ही नोट्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव एंड स्पेशल? देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य आप समझते हैं और स्पेशल एजुकेशन का उद्देश्य समझते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन, अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर लिखना भी मैं आपको बताता हूँ। ऐसे प्रश्नों को हमेशा बॉक्स बनाइए, एक साइड लिखिए स्पेशल एजुकेशन, दूसरा साइड लिखिए इंक्लूसिव एजुकेशन, और 5 पॉइंट लिखिए, एक एक पॉइंट पर डिफरेंस। तो पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग कि इंक्लूसिव एजुकेशन में सबको शिक्षा दी जाती है और एक ही क्लास में दी जाती है, एक ही क्लास में हर एक बच्चे को समान रूप से शिक्षा दी, जबकि स्पेशल एजुकेशन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उन्हीं को शिक्षा दी जाती है, सामान्य बच्चों के लिए क्लास नहीं होती है। पॉइंट 2, इंक्लूसिव एजुकेशन में क्योंकि हर एक बच्चे के लिए जो है कोई विशेष व्यवस्था नहीं की जाती, हर बच्चा उसी संसाधन से, उसी टीचर के से पढ़ता है जिससे कि कोई सामान्य बच्चा पढ़ रहा, तो लागत कम आती है। जबकि विशिष्ट शिक्षा के प्रयोजन में, आयोजन में हमें खर्च करना पड़ता है, विशिष्ट प्रकार की सुविधाएं लानी पड़ती है, विशिष्ट टीचर लाने पड़ते हैं, तो उसका व्यय जो है बढ़ जाता है। तीसरा, समावेशी शिक्षा में जो है व्यक्तिगत रूप से बच्चे के ऊपर ध्यान देना इतना संभव नहीं हो पाता। बच्चों की संख्या भी एक क्लास में ज़्यादा होती है, जबकि समावेशी माफ करेगा विशिष्ट शिक्षा में बच्चों की संख्या क्लास में कम होती है, और साथ ही साथ व्यक्तिगत रूप से जो है छात्रों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तीसरा, समावेशी शिक्षा से बच्चे के अंदर जो है सर्वांगीण विकास की अपेक्षा की जा सकती है। बच्चों के अंदर जो है हर एक प्रकार का गुण कौशल विकसित किया जाए, इस बात को जो है जो इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत जो लक्ष्य होते हैं बहुत ही साधारण होते हैं। जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको सामान्य जीवन जीने योग्य बनाना ही मुख्य लक्ष्य होता है। सामान्य जीवन में अपने आप को एडजस्ट कर पाए, समायोजित कर पाए, इस बात योग्य बनाना ही विशिष्ट शिक्षा का लक्ष्य होता है। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, कुछ विशेष अंतर थे। तो प्रश्न संख्या देखिए, हमने सेक्शन ए कर लिया है, अब हम लोग जो है सेक्शन
बी में चलते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट में करता हूँ। तो पूरा सेक्शन हम लोग 3 पार्ट में इसको कर लेते हैं।